नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन ऑफ शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 4, जिसका नाम है आय व रोजगार के निर्धारण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समग्र मांग के जो घटक है उनके बारे में पढ़ा था और आय में संतुलन किस प्रकार होता है एक द्विक्षेत्रीय मॉडल में, वो हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण, कि लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण किस प्रकार होता है वो हम जानेंगे। व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत के एक बार में मांग और पूर्ति के संतुलन का विश्लेषण करते हैं। तो देखो, व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत में क्या है, हम बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन का विश्लेषण करते हैं। मांग और पूर्ति वक्र के साथ साथ मात्रा और संतुलित कीमत निर्धारित करते हैं। हमने पढ़ा था, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की जब चर्चा की थी तो हमने बताया था कि जो मांग वक्र होते हैं, जो पूर्ति वक्र होते हैं, उन दोनों के आधार पर हम संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा का निर्धारण करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के में दो चरण है, ध्यान देना। समष्टि अर्थशास्त्र में दो चरण है। प्रथम चरण में मूल्य स्थिर को स्थिर मानते हुए वे एक समष्टि मूलक संतुलन ज्ञात करते हैं। प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, जो मूल्य स्तर है, जो कीमत है, उसको स्थिर मानते हुए समष्टि मूलक संतुलन ज्ञात करते हैं। जबकि दूसरे चरण में हम मूल्य स्तर को बदलकर समष्टि मूलक संतुलन को ज्ञात करेंगे। यानी पहले स्तर में हम क्या करते हैं, जो कीमत है उसको स्थिर रखेंगे, ठीक है, और दूसरे चरण में हम क्या है, कीमत में परिवर्तन करेंगे और उसके आधार पर समष्टि मूलक संतुलन ज्ञात करेंगे। कीमत स्थिर को स्थिर मानने के दो कारण है। मतलब हम जब कीमत को स्थिर मानते हैं, मूल्य को स्थिर मानते हैं, इसके दो कारण है। पहला कारण है कि प्रथम चरण में अप्रयुक्त साधनों वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना की जाती है, कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें अप्रयुक्त साधन है, जैसे मशीनें, भवन, श्रमिक। ऐसी स्थिति में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू नहीं होता। जब हम मानते हैं कि अप्रयुक्त साधनों वाली अर्थव्यवस्था है तो उस स्थिति में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू नहीं होता, जिस कारण से क्या होती है, कीमतें स्थिर रहती है। अतः उत्पादन के बिना सीमांत लागत में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। यानी उत्पादन के बिना भी सीमांत लागत में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए कीमत स्तर में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उत्पादित मात्रा में परिवर्तन हो जाए। यानी उत्पादन मात्रा चाहे बढ़े परंतु कीमत स्तर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, यानी समान रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एक सरलीकृत मान्यता, पहला तो हो गया कारण ये। दूसरा है, यह एक सरलीकृत मान्यता है जो बाद में बदल जाएगी। हम ये मानते हैं कि ये क्या है, एक सरलीकृत मान्यता है। दूसरा कारण है कि एक मान्यता है कि इसमें स्थिर रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु वो क्या होती है, बाद में बदल जाएगी। तो इस प्रकार दो कारण है जब कीमत स्तर स्थिर मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने माना है कि पहले चरण में हम क्या करेंगे, कीमत को स्थिर रखेंगे, ठीक है, और दूसरे चरण में हम इस कीमत में परिवर्तन करेंगे। तो हम पहले चरण की बात करते हैं, स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि मूलक अर्थशास्त्रीय संतुलन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन का। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय समीकरण। आपने रेखीय समीकरण के बारे में जाना है कि रेखीय समीकरण क्या होता है। तो उपभोक्ता की मांग को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे उपभोक्ता की जो मांग होती है उसको निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करेंगे, जो समीकरण है C बराबर C स्थिर प्लस C वाई, ठीक है। ये जो उपभोग फलन है, उपभोग मांग है, उसका समीकरण है। यहाँ C भार बराबर क्या है, स्वायत्त व्यय है, और C क्या, स्मॉल c किसको दर्शाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। Y बराबर क्या है, देखो y बराबर है a प्लस बी एक्स, जहां x और y चर है, जहां x और y क्या है, चर। देखो हम रेखा चित्र बनाते हैं, x और y, a x हो गया o x पर और a y हो गया। x और y क्या है, चर है, उनके मध्य रेखीय संबंध है। यानी जो x और y है इनके मध्य एक रेखीय संबंध है। a तथा b स्थिरांक है, जिसमें देखो ये रेखा, ये जो समीकरण है इसमें स्मॉल a और स्मॉल b स्थिरांक है। a को y अक्ष पर अंतरोध दिखाया गया, जो जो स्थिरांक a है उसको y अक्ष पर अंतरोध दिखाया गया। जो y अक्ष है यहां से लेकर o अक्ष यहां तक, इसको क्या दिखाया, अंतरोध दिखाया गया। अर्थात y का
मूल्य जब x शून्य होता है, यानी जब x का मूल्य क्या होता है, शून्य होता है, जब यहाँ पे इसको अंतरोध दिखाया गया है और b स्थिरांक रेखा का ढाल है, b क्या है, स्थिरांक रेखा का ढाल है, तो ये इससे बनेगा चित्र। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस b अक्ष, है ना। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक किसको दर्शा रहा है, एक को दर्शा रहा है, यानी एक के मान को दर्शा रहा है। और ये जो ढाल है ना, इस ढाल है, ये ढाल b को दर्शाता है, यानी b इस ढाल को दर्शा रहा है। तो ये हो गया हमारा समीकरण y बराबर bx। और उत्पादन फलन होगा हमारा, देखो यहाँ पे कि उत्पादन फलन है हमारा c बराबर c भार प्लस cy, यानी इसका चित्र कैसे बनेगा, इधर देखो, इसका चित्र सेम से वैसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा। और यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा y यानी I, और यहाँ पे उपभोग आ जाएगा। ठीक है, और इसका समीकरण बनेगा c बराबर c भार प्लस cy। तो इस प्रकार ये रेखा चित्र मैंने बनाया ना अभी, ये क्या है, इस उपभोग फलन को दर्शाता है, जो कि शून्य से प्रारंभ ना होकर y अक्ष के ऊपर से प्रारंभ होगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये अभी तक तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं निवेश की। द्विक्षेत्रीय मॉडल अंतिम मांग के दो स्रोत होते हैं, ध्यान देना, द्विक्षेत्रीय मॉडल में अंतिम मांग के दो स्रोत होते हैं, पहला है उपभोग और दूसरा है निवेश। हमने उपभोग के बारे में अभी चर्चा कर ली है। निवेश फलन बराबर क्या होता है, निवेश फलन I बराबर होता है I भार। देखो निवेश फलन बराबर क्या है, I बराबर I भार है, यानी I भार क्या है, स्वायत्त निवेश है। इस मॉडल में I स्वायत्त है, जिसका अर्थ है कि यह वही रहता है चाहे I का स्तर कुछ भी हो, यानी ये क्या रहता है, स्थिर रहता है। यानी जो इसका चित्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ध्यान देना बच्चों। ये क्या दर्शा रहा है, I बराबर I भार को दर्शा रहा है, यानी I कुछ भी रहेगी, ये स्तर क्या है, निवेश का ऐसे ही रहेगा। ये O अक्ष पर क्या है, I है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, निवेश है। तो निवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा हर स्थिति में, चाहे I बढ़े चाहे घटे, यानी ये क्या रहेगा, O अक्ष के समानांतर रहेगा। इस समग्र मांग फलन I के प्रत्येक स्तर पर कुल मांग, ध्यान देना, समग्र मांग फलन क्या होता है, I के प्रत्येक स्तर पर कुल मांग, जो कि उपभोग और निवेश से प्राप्त होती है, यानी उपभोग और निवेश से ही क्या होती है, कुल मांग प्राप्त होती है, और वही क्या होती है, समग्र मांग होती है। समग्र मांग को ऊर्ध्वाधर आधार पर उपभोग और निवेश मांग फलनों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो समग्र मांग फलन है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, ये रहा चित्र, देखो O अक्ष पर क्या है, I को दर्शाया हमने, ठीक है, और ओ वाई पर क्या है, उपभोग और निवेश को दर्शाया। ठीक है, चलो मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। ये है हमारा रेखा चित्र, ठीक है। ओ अक्ष पर हम दर्शाते हैं आई को, और ओ वाई पे हम दर्शाते हैं उपभोग और निवेश को, ठीक है ना। देखना, ध्यान देना बच्चों। तो जो एडी वक्र होता है वो किससे बनता है, उपभोग और निवेश से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उपभोग फलन, ठीक है, जो क्या दर्शाता है, C बराबर C भार प्लस सी वाई, ये दर्शाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया I बराबर I भार, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, समग्र मांग होगी। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो वक्र यहाँ से स्टार्ट होगा। तो AD बराबर क्या हो गया, AD बराबर हो गया C प्लस I, ठीक है। C प्लस क्या हो गया, I हो गया, यानी C प्लस सी वाई बराबर I भार हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, जो वक्र है वो दर्शा रहा है समग्र मांग फलन को, यानी O से लेकर M तक, O से लेकर M तक ये किसको दर्शाता है, C भार को, यानी O से M तक C भार को दर्शाता है, जो ये दर्शाएगा कि आज शून्य होने पर भी व्यक्ति का कुछ ना कुछ उपभोग होता है, यानी स्वात्य उपभोग को दर्शाता है OM, ठीक है। OJ दर्शा रहा है, OJ दर्शाता है I भार को, OJ दर्शा रहा है O और J I भार को दर्शा रहा है, स्वात्य निवेश को दर्शा रहा है, और OL दर्शा रहा है समग्र मांग को, यानी C प्लस I को दर्शा रहा है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा वक्र। समग्र मांग फलन उपभोग फलन के समानांतर है, अर्थात उसके पास ढलान C के समान है। ध्यान देना बच्चों, जो समग्र मांग फलन है वो किसके समान है, उपभोग फलन के समान है और C के समान है। यह
फलन प्रत्याशित मांग को दर्शाता है। ये फलन किसको दर्शा रहा है? प्रत्याशित मांग को। देखो बच्चों, हमने अभी ये बनाया ना जस्ट, तो हमने ये बनाया सी बराबर सी प्लस ए सी वाई, और ए हमारा था आई बराबर आई बार। तो ये ढाल किसके बराबर है? समग्र मांग का सी के बराबर है, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा? चलो मैं अच्छे से बना के बताता हूँ आपको। ये हमारा है आई बराबर आई भार, ये हमारा है सी बराबर सी भार प्लस सी वाई, ठीक है। और ए हमारा है समग्र मान फलन ए डी बराबर सी प्लस आई। यानी देखो ये जो ढाल है सी का, उसके बराबर क्या है? समग्र मान का ढाल है। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो मान पक्ष है, देखो संतुलन कहाँ होता है? मान पक्ष और पूर्ति पक्ष के आधार पर होता है। तो हमने अभी तक क्या है? मान पक्ष को अच्छी से समझ लिया है और आपके भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पूर्ति पक्ष की। मान पक्ष के बारे में हमने चर्चा कर ली। समष्टि अर्थशास्त्रीय समय आपूर्ति पक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में पूर्ति पक्ष को उस चित्र से दिखाते हैं जहां कीमत लंबवत अक्ष पर तथा पूर्ति मात्रा को क्षैतिज अक्ष पर काट पर होती है। यानी जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ी तो हमने देखा था पूर्ति वक्र होता है। जब हम पूर्ति वक्र बनाते थे कुछ ऐसे, ठीक है, उसमें पूर्ति वक्र कैसा था? इसे बढ़ता हुआ था ना। तो ओ अक्ष पर तो क्या दर्शाते हैं हम? पूर्ति मात्रा को, और ओ वाई पे हम दर्शाते हैं कीमत को, ठीक है। ये ओ वाई लंबवत अक्ष हो गया, ये क्षैतिज अक्ष हो गया, और ये वक्र हो गया हमारा पूर्ति वक्र, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत की प्रथम अवस्था में कीमत को स्थिर मान लिया जाता है। ध्यान देना, समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत में कीमत अवस्था को स्थिर मान लिया जाता है। यहाँ समग्र पूर्ति यानी एएस या जीडीपी को सरलता के से ऊपर या नीचे हटने वाला मान लिया जाता है। यानी जो पूर्ति वक्र है, समग्र पूर्ति है, वो क्या है? सरलता से ऊपर या नीचे हटने वाला मान लिया जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के अप्रयुक्त उपलब्ध साधन होते हैं। क्योंकि क्या होता है? ये सभी प्रकार के अप्रयुक्त उपलब्ध साधन होते हैं। जीडीपी का कुछ भी स्तर क्यों ना हो, ध्यान देना बच्चों कि जीडीपी का कुछ भी क्यों ना, कोई भी स्तर क्यों ना हो, उतनी पूर्ति तो करनी होगी, और उस मूल्य स्तर का कोई योगदान नहीं होता। पूर्ति की इस प्रकार की स्थिति को 45 डिग्री वाली रेखा से दिखाया जाता है। यानी पूर्ति जो समग्र पूर्ति है उसको कैसी रेखा से दिखाएंगे? 45 डिग्री वाली सीधी रेखा से दिखाएंगे। यहाँ 45 डिग्री की रेखा की यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक बिंदु पर समान क्षैतिजीय और लंबवत निर्देशांक होते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक बिंदु पर समान क्षैतिज और लंबवत निर्देशांक होते हैं। तो देखो बच्चों, कैसे दर्शाएंगे? ये हो गया हमारा, इसे 45 डिग्री पे हम क्या दर्शाएंगे? समग्र पूर्ति को दर्शाएंगे। चाहे ओ अक्ष पर है आई, ओ अक्ष पर हम दर्शाते हैं आई को, और ओ वाई पे हम दर्शाते हैं समग्र पूर्ति को दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या बनेगा? समग्र पूर्ति वक्र बनेगा 45 डिग्री की सीधी रेखा से। समझ में आ गया होगा। साम्य को ग्राफ द्वारा प्रत्याशित समग्र मांग और पूर्ति को एक चित्र में एक साथ दिखाया जाता है। यानी संतुलन की अवस्था, ये साम्य की अवस्था में क्या होता है? रेखा चित्र में हम क्या करते हैं? जो समग्र मांग होती है, समग्र पूर्ति होती है, उसको एक साथ दिखाया जाता है। बिंदु जहाँ प्रत्याशित समग्र मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, वही क्या होगा? साम्य बिंदु होगा। तो समझ में आ गया, साम्य बिंदु कहाँ होगा? जहां प्रत्याशित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, वहां साम्य होगा। तो बच्चों देखो, मैं आपको रेखा चित्र बना के बताता हूं, इनको नोट करते रहना बच्चों, है ना। तो रेखा चित्र कहाँ होगा साम्य स्थिति? देखना बच्चों कि जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होते हैं? बराबर होती है, वही क्या होती है? संतुलित आय होती है। संतुलित आय का निर्धारण होता है। देखो, ठीक है, हमने देखा था ये क्या था हमारा? एडी वक्र था, ठीक है, जो क्या दर्शा रहा था? सी प्लस आई को, ठीक है। अब हमने देखा पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र क्या है? 45 डिग्री से सीधी रेखा है।
जो क्या दर्शाती है, एएस को। तो यहाँ क्या बताया गया कि जहां पर एएस तथा एडी यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होती है, वहीं क्या होता है, आय का निर्धारण होता है। तो यहाँ इस बिंदु पे काटे दोनों, ये बिंदु हो गया ई बिंदु, तो इस बिंदु पर क्या हो गया, आय का निर्धारण हो गया, यानी ये क्या हो गई, हमारी आय होगी ओवाई। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम मान लेते हैं ओपी। ठीक है, ये हो गया समग्र मांग और समग्र पूर्ति को दर्शाता है, ओ वाई, ओ एक्स दर्शाता है आय को। तो समझ में आ गया होगा कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों एक साथ होते हैं, वहीं क्या होता है, साम्य का निर्धारण होता है, वहीं संतुलित आय का निर्धारण होता है। तो जो हमने अभी विधि पढ़ी है, ये क्या रेखीय विधि है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की। बच्चों, हमने पहली विधि तो पढ़ ली, रेखीय समीकरण विधि, जिसमें हमने ग्राफ बना के अच्छी से समग्र मांग और समग्र पूर्ति के आधार पर साम्य आय का निर्धारण कर लिया था। अब दूसरी विधि है हमारी बीजगणितीय विधि। देखो, बीजगणितीय विधि में हम ज्ञात करेंगे किस प्रकार का आय का निर्धारण होता है। प्रत्याशित समग्र मांग यानी एडी किसके बराबर होती है, सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई के बराबर होती है। ठीक है, और जबकि प्रत्याशित समग्र पूर्ति बराबर होती है वाई के। ठीक है, तो साम्य की यह आवश्यकता है कि पूर्तिकर्ताओं की योजनाएं उनकी योजनाओं से मेल खाए। ध्यान देना बच्चों, कि साम्य की यह आवश्यकता है कि पूर्तिकर्ताओं की योजनाएं उनकी योजनाओं से मेल खाए, जो अर्थव्यवस्था में अंतिम मांग को पूरा करती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रत्याशित मांग प्रत्याशित पूर्ति के बराबर होगी, यानी एडी बराबर होगी एएस के। एडी बराबर होगी एएस के, जहां एडी क्या है, सी भार प्लस आई भार प्लस सी वाई है और बराबर है वाई। ठीक है, अब वाई वाले पद एक साइड हो जाएंगे, तो वाई वाला पद मैं एक साइड करता हूं, तो वाई माइनस उस साइड रहेगा तो माइनस में हो जाएगा सी वाई बराबर सी भार प्लस आई बार। देखो बच्चों, हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, वाई कॉमन ले लूंगा। क्या किया मैंने, इस बार ये वाला भार वैसे का वैसा है, इधर चला गया, तो इसको मैंने इधर लिख लिया और इसको मैंने इधर कर लिख लिया और इसको मैंने उधर लिख लिया सेकंड टॉप यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, वाई कॉमन ले ली, वाई कॉमन लेने से क्या आ गया, 1 माइनस सी और ये वैसा का वैसा सी भार प्लस आई भार। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा सी भार प्लस आई भार बटा 1 माइनस सी। तो यहाँ क्या है, साम्य का इस प्रकार क्या है, बीजगणितीय विधि से संतुलित आय ज्ञात की जाती है। सी भार प्लस आई भार में भाग लग जाता है 1 माइनस सी। 1 माइनस सी का मतलब क्या है, सी क्या है यहाँ पे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, हमने दोनों विधियों से ज्ञात कर लिया कि किस प्रकार संतुलित आय या साम्य आय का निर्धारण होता है। जो हमने ग्राफी विधि पढ़ी है जस्ट पहले वाली है, रेखीय समीकरण विधि, उसमें हमने रेखा चित्र बना के मांग पक्ष को पढ़ा, फिर पूर्ति पक्ष को पढ़ा, समग्र पूर्ति किस प्रकार निकाली जाती है और समग्र मांग किस प्रकार निकाली जाती है, उनको समझ के हमने आय का निर्धारण किया। और दूसरी विधि है हमारी बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि में मैंने ये आपको सूत्र के माध्यम से बता दिया कि वाई बराबर सी भार प्लस आई भार बटा 1 माइनस सी के आधार पर हम संतुलित आय को निर्धारण कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों, इजी टॉपिक है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है और जो भी लिखा है उनको, जो भी यहाँ लिखा है उनको नोट्स में उतारना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।